हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज में लास्ट लेक्चर करते हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंपनी दैट इज द प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 465 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रोवाइड करता है एज पर कंपनीज एक्ट 1956 जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सिक्किम एक्ट 1961 शैल स्टैंड रिपील्ड। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो भी कंपनी सेक्शन 465 सबसेक्शन 1 में रजिस्टर की जा रही है वो एक तरीके की प्रोड्यूसर कंपनी होती है। अब थोड़ा सा चेंजेस आया अमेंडमेंट के साथ। यहाँ पे आ गया आपका प्रोविजन टू सेक्शन 465 सबसेक्शन 1 ये प्रोवाइड करता है साथ में प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 shall be applicable मुत्थसी एंड मुत्थंडिस टू अ प्रोड्यूसर कंपनी इन अ मैनर अगर कंपनी एक्ट 1956 रिपील नहीं किया जाता अंटिल ए स्पेशल एक्ट तब तक वो कंपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाती है। मतलब अभी कंपनीज एक्ट 2013 इन पे पूरा का पूरा नहीं लगा, प्रोड्यूसर कंपनी अभी भी फॉर्म की जा रही है पुराने ही कंपनीज एक्ट जो आपका 1956 का रहा है। ठीक है, उसी में ही वो गवर्न हो रही है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 साथ में ऐड हुआ किसके? अ न्यू पार्ट 9A टू द मेन कंपनीज एक्ट 1956। उसमें कॉन्स्टिट्यूट किए गए 46 न्यू सेक्शन जिनकी सीरीज थी आपकी 581A से लेके 581ZT तक। मतलब एक पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डिंग, ऑडिट, बुक्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट सब कुछ डिफाइन किए गए इन अलग अलग सेक्शन नंबर में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर सेक्शन 581A सबसेक्शन I ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। प्रोड्यूसर कंपनी वो होती है जो इसलिए मार्केट में आती है कि उसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी जो वो स्पेसिफाई करती है 581B में वो चीज को अचीव करने के लिए वो कंपनी बनती है, उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट होता है। मेंबरशिप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इज ओपन टू सच पीपल जिनका मोटिव ये रहता है प्राइमरी प्रोड्यूस करने का, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड हो चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं प्रोड्यूसर कंपनीज के? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 581B सबसेक्शन 1 में। पहला है आपका प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्यूरमेंट, गार्डनिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट करना प्राइमरी प्रोड्यूस को ऑफ द मेंबर, इंपोर्ट करना गुड्स और सर्विसेज को फॉर देयर बेनिफिट। ये एक तरीके का पहला ऑब्जेक्ट। सेकंड, प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रीविंग, विंटनिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। ऐसा कुछ कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो कोई भी मशीनरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर। प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस। ठीक है, रेंडर कर रहे हो कोई भी टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, कोई अदर एक्टिविटी जो प्रमोशन कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, revitalization of land and water resources, their use, conservation and communication relatable हो प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोड्यूस से। ये सारी कोई आपकी एक्टिविटी हो जिसका ऑब्जेक्ट ये हो। नेक्स्ट और है इसमें आपकी इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस, प्रमोटिंग करना टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, वेलफेयर करना मेजर्स वगैरह के लिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन लोगों से रिलेटेड हो या अदर हो बट इनसे रिलेटेड हो, वो कोई एक्टिविटी हो। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंसिंग करना, प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, जो भी अभी तक हमने एक्टिविटी करी इनमें कोई फाइनेंसिंग का काम करना। ये सारी आपकी प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सेक्शन 581B सबसेक्शन 2 ये क्लैरिफाई करता है हर एक प्रोड्यूसर कंपनी को
डील करना है प्राइमरी विद द प्रोड्यूस ऑफ इट्स एक्टिव मेंबर। जो एक्टिव मेंबर है पहले उनसे वो डील करेंगे, उनका पहला ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए, उनके साथ उनको अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना है। नेक्स्ट कंपनी आपकी आती है दैट इज द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग एनी सोर्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया या प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। पढ़ते हैं इसके बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज 42 ये डिफाइन करता है फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, एनी कंपनी या कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड की जाती है आउटसाइड इंडिया लेकिन उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, चाहे उनके खुद से या उनके किसी एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, ठीक है, और किसी भी तरह से कंडक्ट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में। सेक्शन 379 टू 393 अंडर चैप्टर 20 ऑफ द एक्ट डील करती है किससे? फॉरेन कंपनी से। सेक्शन 380 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट हर एक फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश हो उसको विद इन 30 days ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना रजिस्ट्रेशन। जो होगा कैसे? सर्टिफाइड कॉपी देनी है उनको, चार्टर, स्टैट्यूट्स और मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके एक इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टिफाई करवा के एक उसकी कॉपी देनी है। पूरा का पूरा एड्रेस देना है प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी का, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी उनकी लिस्ट जाएगी, साथ साथ उनके नेम, एड्रेस सब कुछ प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा, प्रॉपर पूरी डिटेल दी जाएगी। फुल एड्रेस दिया जाएगा जहाँ पे उनका इंडिया का जो बिजनेस का एड्रेस है। पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस किस टाइम पे ओपन और क्लोज होता है। डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑफ द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी डायरेक्टर को और जो भी उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि वो कोई भी कन्विक्शन या डिबार्डमेंट नहीं है, मतलब उन्होंने कोई भी गलती नहीं करी, ठीक है, नॉर्मली काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है एनी अदर इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा विद इन 30 days। नेक्स्ट, every foreign company has to ensure that the name of the company, the country of incorporation, the fact of limited liability of member properly वो exhibit करे अपने specific place पे and documents जो डिफाइन करे हैं, जो रिक्वायर्ड किए गए हैं अंडर सेक्शन 382। सेक्शन 381 ये भी कहता है कि फॉरेन कंपनी को मेंटेन करना जरूरी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और वो फाइल करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है हर एक फॉरेन कंपनी को ये इंश्योर करना है कि जो उनका नाम है, नेम ऑफ द कंपनी, वो अपनी जिस कंट्री से आई है, जहां पे भी वो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो भी उनकी लिमिटेड लायबिलिटीज हैं मेंबर्स की, वो सब एग्जिबिट करे कहाँ पे? स्पेसिफाइड प्लेस पे और डॉक्यूमेंट्स पे जो वो सबमिट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 382। सेक्शन 381 रिक्वायर्स अ फॉरेन कंपनी कि वो मेंटेन करे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइल करे एक कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म में, किसको? आरओसी को, हर एक कैलेंडर ईयर में। ये सारे अकाउंट्स अकम्पेंड किए जाएंगे बाय लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस जो एस्टैब्लिश की गई है बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, मतलब जहां पे अभी इंडिया में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से प्रॉपरली अकम्पेंड होंगे। सेक्शन 376 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट फर्दर व्हेन अ फॉरेन कंपनी जो कैरी ऑन कर रही है बिजनेस इन इंडिया, अगर वो चीज करती है टू कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया, तब it may be wound up as a unregistered company under section 375 to 378 of the act। अगर कुछ भी वो चीज करती, मतलब खुद से डिसॉल्व होना चाहती है या कुछ वो कॉन्ट्रावेंट करती है, तब वो डिसॉल्व हो सकती है इन पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन
79 ये कहता है where not less than 50% of the paid up share capital, whether equity, preference, partly equity, partly preference of a foreign company, अगर वो किसी भी इंडियन सिटीजन या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट के पास है, चाहे सिंगली चाहे एग्रीगेट में हो, सच कंपनी, वो सारी कंपनी को प्रॉपर प्रोविजन इस एक्ट के क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, एंड साथ साथ जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एज रिगार्ड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी को प्रोविजन किसके फॉलो और करने हैं, सेक्शन 384 के भी, जो ये कहता है कि सेक्शन 71 रिलेटिंग टू द डिबेंचर वो प्रॉपरली अप्लाई होगा किस पे, फॉरेन कंपनी पे। प्रोविजन जो है आपके सेक्शन 92 के वो भी आपको प्रॉपरली फॉलो अप करने इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जो आपके प्रोविजंस हैं सेक्शन 128 के इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी आपको प्रॉपरली फॉलो अप करना है। ये सारे सेक्शंस आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। सेक्शन 209A इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स भी होगा, 233A स्पेशल ऑडिट भी हो सकती है, 233B ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट भी की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन 209A इंस्पेक्शन किया जा सकता है आपके अकाउंट्स का, सेक्शन 233A स्पेशल ऑडिट की जा सकती है, सेक्शन 233B ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट किया जा सकता है, सेक्शन 234 टू 246 में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है किसी भी फॉरेन कंपनी की जिसकी स्टैब्लिशमेंट मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो। ठीक है, जो भी आपके प्रोविजन है चैप्टर 6 के इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस प्रॉपरली एप्लीकेबल होते हैं फॉरेन कंपनी पे भी। जो भी आपके प्रोविजंस हैं चैप्टर 14 के इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन वो भी प्रॉपरली अप्लाई होते हैं किस पे, फॉरेन कंपनी। एज पर सेक्शन 386 As per section 386 clause C, having a share transfer office or registration office will constitute a place of business. मतलब एक आपके पास इसके लिए केस स्टडी आई है। इन टोवेरिस चिवो मैन्युफैक्चर ल्यूडिक रेनिबिक आरी 1944 टू ऑल ER 556 इट वॉज हेल्ड दैट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड द कंट्री, वो फ्रीक्वेंटली स्टे करती है इन द होटल इंग्लैंड फॉर लुकिंग आफ्टर मैटर्स ऑफ बिजनेस। इट वॉज हेल्ड दैट अ कंपनी हैड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे ये इस केस स्टडी के थ्रू फाइनलाइज की गई, अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस मतलब फॉरेन कंट्री वाला ही केस है, फॉरेन कंपनी वाला ही केस है, अगर कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर जगह पे स्पेशल जाके ज़्यादा टाइम बार बार जाके वहाँ से अगर कंपनी के काम को हैंडल कर रहा है तो हम उस जगह को भी क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे बोली। शेयर ट्रांसफर ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से अगर कोई भी रिलेशन होता है जिस जगह का होगा वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाएगी। In a certain case, it was held that mere holding of property cannot amount to having a place of business. जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है बट आप बार बार वहां जाके काम कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका ब्रांच ऑफिसेस। ब्रांच ऑफिसेस क्या होती हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 42 डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 2 क्लॉज 42 जो हमारी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन थी उसी में ही ब्रांच ऑफिस की भी डेफिनेशन इंक्लूड की जाती है। ठीक है, ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द कंपनी, वो सारे के सारे आपके ब्रांच ऑफिस पे भी अप्लाई होते हैं।
इंडिया सेट अप सेवरल रूल्स अंडर आरबीआई एंड फैमा एक्ट। अलग अलग चीजें बहुत सारी आई हैं। नेक्स्ट आता है फंडिंग ऑफ द ब्रांच ऑफिस बाय द फॉरेन कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्कुल फाइनेंस किया जा सकता है ब्रांच ऑफिस में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड रिडीम किए जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटीज। जो भी ब्रांच ऑफिस होती है वो रिप्रेजेंट करती है अपनी पेरेंट कंपनी को, जो जिसकी वो ब्रांच है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। सारी एक्टिविटीज वही वहां पे भी वही फॉलो की जाती है जो पेरेंट कंपनी में की जाती है। सारे टैक्स एप्लीकेबिलिटी वहां पे भी वही होती है जो पेरेंट कंपनी में है। और जो भी चीजें वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं वो सारे के सारे ब्रांच ऑफिस पे भी लगते हैं। अब आरबीआई ने कुछ फॉलोइंग एक्टिविटी की परमिशन दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ब्रांच ऑफिस। पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आप गुड्स के, वहां पे आपको ब्रांच ऑफिस चाहिए होती है। रेंडरिंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, कैरिंग आउट कर रहे हो कोई रिसर्च वर्क इन एरिया जहां पे पेरेंट कंपनी ऑलरेडी एंगेज है। प्रमोट कर रहे हो टेक्निकल और फाइनेंशियल कॉर्पोरेट, प्रमोट कर रहे हो टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडियन कंपनी और पेरेंट कंपनी या ओवरसीज ग्रुप कंपनीज में आपका वर्क है। रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पेरेंट कंपनी को इन इंडिया, बाइंग सेलिंग एजेंट का कोई वर्क कर रहे हो। रेंडरिंग कर रहे हो कोई भी सर्विसेज इन आईटी सेक्टर या कोई टेक्निकल सपोर्ट्स में रेंडरिंग ले रहे हो। फॉरेन एयरलाइन, शिपिंग कंपनी, ये सब आपके आते हैं। अब ब्रांच ऑफिस इज नॉट अलाउड टू अंडरटेक एनी रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी। रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी ब्रांच ऑफिस में नहीं अंडरटेक की जाती। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो अंडरटेक करी जाती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी क्या होती है, बार्ड मानी जाती है। ठीक है, अगेंस्ट द रूल होती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी अंडरटेकन की जा रही है चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी बार्ड होती है। ठीक है, अलाउड नहीं होती। द आरबीआई हैज गिवन जनरल परमिशन टू फॉरेन कंपनी कि वो सेटअप कर सकते हैं अपनी ब्रांच ऑफिस कहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, लेकिन उनको फॉलोइंग कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले, सबसे पहले वो जो यूनिट होगी वो फंक्शनिंग कर रही होगी उन पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पे 100% एफडीआई परमिट हो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पे 100% परमिट है। सच यूनिट कंपाइल विथ पार्ट 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, उसके साथ कंपाइल करना होगा। फंक्शन सारे उधर उस यूनिट के स्टैंड अलोन बेसिस पे होने चाहिए। हर एक ब्रांच ऑफिस को विद इन 30 डेज ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट डिलीवर करने पड़ेंगे अपने कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को, जो सारे स्पेसिफाइड किए गए थे अंडर सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमने फॉरेन कंपनी वाले में लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल योर चैप्टर। इस लेक्चर के साथ साथ आपका चैप्टर टाइप्स ऑफ अ कंपनी भी ओवर हो गया। प्रॉपर रिविजन करो, प्रॉपर लर्निंग करो। अगर याद नहीं होता है और टाइम लग रहा है याद करने में, तब तक उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही नया लेक्चर, नया टॉपिक उठाओ। ठीक है, क्योंकि लॉ में मैंने आपको शुरू से बोला है रिवीजन लर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।